नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजपूत वंश के ऊपर जो है वो क्लास कर रहे हैं। तो राजपूत के अंदर जो जैसा कि मैंने उनकी उत्पत्ति के साक्ष्य जो थे वो आपको पहले ही क्लास में बता दिए हैं, तो आप जाके प्लीज उस क्लास को देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो राजपूत वंश के अंदर हमें क्रमशः शासक देखने को मिल जाते हैं, जो वंश देखने को मिल जाते हैं, हम उनके ऊपर जो है वो चर्चा करते हुए चल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले राष्ट्रकूट के बारे में देखा था, राष्ट्रकूट वंश के बारे में देखा था। उसके बाद हमने गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में देखा था। उसके बाद हमने जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसको देखा था। और उसके बाद जो है हम आज जो है वो पाल वंश के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि जो पाल वंश है उसके ऊपर जो आज हमारा क्लास है वो होगा। तो ये सारे के सारे जो है, जो सारे भी वंश के मैंने नाम अभी आपको बताए, ये हमें राजपूत वंश के अंतर्गत जो है वो देखने को मिल जाते हैं और हमने इसके ऊपर जो है वो पहले से क्लास कर रखी है। तो आप इन सभी वंशों को ऊपर जो है वो अपना क्लास जो है जाके देख सकते हैं। मैंने पहले से ही अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है। तो चलिए आज हम देखेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश के बारे में, इस वंश का जो संस्थापक था वो हमें गोपाल देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे इस वंश का संस्थापक जो है वो हमें गोपाल जो है वह देखने को मिल जाता है। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक अगर देखें इस वंश का अगर हम वास्तविक संस्थापक देखें तो हमें जो इनका नाम देखने को मिल जाता है वह हमें महिपाल देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो महिपाल है वो इस वंश का हमें दूसरा वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। महिपाल, जो महिपाल है वो इस वंश का एक कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक के रूप में जो है वो हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे समस्त जो पाल हमें वंश देखने को मिलता है, समस्त जो पाल शासक हमें देखने को मिल जाते हैं, समस्त पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, यानी कि बौद्ध धर्म अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो हमें इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो पहले हम देखते हुए आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो हम इनके बारे में जो प्रारंभिक बातें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वंश के जो संस्थापक थे वह गोपाल थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें तो हमें महिपाल जो है वह देखने को मिल जाता है। यानी कि जो महिपाल है वो इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि समस्त जो पाल वंश के शासक हैं वो बौद्ध धर्म को जो है वो मानते थे, यानी कि बौद्ध धर्म के जो है धर्मावलंबी थे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पाल शासक हैं सभी पाल शासकों ने परम भागवत, यानी कि आप देखेंगे परम सौगात भागवत की जो है उपाधि धारण की है। परम सौगात की उपाधि धारण की है। परम सौगात की उपाधि धारण की है। धारण या तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने परम सौगात की जो है उपाधि धारण की थी। आप देखेंगे कि सुलेमान ने इनको जो है वो रूहेला कहा है। यानी कि आप देखेंगे कि जो पाल वंश है इसको सुलेमान ने जो है वो रूमा या धम्मा कहा है। सुलेमान ने पाल वंश को रूहमा या यहाँ पे धम्मा कह सकते हैं, धम्मा कहा है। तो हमें इनके बारे में जो जानकारी है वो इस प्रकार से देखने के लिए मिल सकती है। आप देखेंगे कि जो पाल वंश है, पाल वंश के जो हमें शासक देखने को मिले हैं वो गौड़ देश, यानी कि जो गौड़ देश है बंगाल
वो हमें देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे कि जो पाल वंश है, पाल वंश गौड़ देश, गौड़ देश कोष्टक में आप यहाँ पे बंगाल कर लीजिएगा, बंगाल में स्थित था, स्थित था। तो हम इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है कि जो पाल वंश जो है वो गौड़ देश यानी कि हमें बंगाल में जो है वो स्थित देखने को मिल जाता है। गोपाल ने जो है वो अपनी उत्पत्ति जो है वो कह सकते हैं सूर्यवंश से, गोपाल ने पाल ने अपनी उत्पत्ति, अपनी जो उत्पत्ति है वह सूर्यवंश से, सूर्यवंश से सूर्यवंश से और समुद्र से की है, सूर्यवंश से और समुद्र से, समुद्र से बताया है, बताया है। तो हमें इनके बारे में ये जानकारी जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि एक हमें बिहार का जो निर्माण है, आप देखेंगे कि ओंदपुरी बिहार का निर्माण, ओंदपुरी पुरी प्रसिद्ध बिहार का निर्माण जो है वो गोपाल ने कराया था, संभवतः गोपाल ने कराया था, ने संभवतः गोपाल ने जो है वो कराया था। यानी कि जो प्रसिद्ध हमें कह सकते हैं कि ओंडपुरी का जो हमें प्रसिद्ध देखने को मिल जाता है वो हमें गोपाल ने कराया था। अब हम इसके बाद जो है वो हम इस वंश के जो शासक हैं वह देखेंगे। जो हमें इस वंश के शासक देखने को मिले हैं धर्मपाल, धर्मपाल के बारे में देखेंगे। तो इनका जो हमें टाइम पीरियड, जो इनका समय हमें देखने को मिल जाता है वो 770 से लेकर 810 ईस्वी तक देखने को मिलता है। 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक का जो है वो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिली है, इनकी जो हमें उपाधि देखने को मिली है ये काफी महत्वपूर्ण हमें उपाधियां जो है वो इनकी है। इनकी जो उपाधियां हैं वो हमें देखने को मिली है, काफी महत्वपूर्ण उपाधि जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि इनकी जो उपाधि है वो परम सौगात की है, परम सौगात, परम सौगात की हमें उपाधि देखने को मिल जाती है। ये मैंने आपको बताया है कि सभी जो पाल वंश के शासक है वो परम सौगात की जो उपाधि है वो धारण करते हैं। फिर दूसरी उपाधि इनकी परमेश्वर की है, परमेश्वर की है। उसके बाद जो हमें इनकी तीसरी उपाधि जो है वो देखने को मिलती है वो विक्रमशील की है, विक्रमशील की उपाधि जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमें इनके बारे में जो अगला पॉइंट है वो देखने को मिलता है कि धर्मपाल के समय ही जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो प्रारंभ हुई है। अगर त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपने नहीं पढ़ा है जाके प्लीज, मैंने पहले से ही उसका जो एक कह सकते हैं कि अलग से जो क्लास है वो मैंने आपको बना करके पहले से ही जो है वो आपको दे दी है, ताकि आपको उसको पढ़ने में ज्यादा जो परेशानी है वो ना हो। तो आप देखेंगे कि धर्मपाल के समय में, पाल के समय में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, संघर्ष प्रारंभ हुआ था।
हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि कन्नौज, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि जो कन्नौज है वही एक त्रिपक्षीय संघर्ष का जो है एक महत्वपूर्ण हमें केंद्र देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि धर्मपाल ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें एक बार विजय भी प्राप्त की है। धर्मपाल ने कन्नौज पर एक बार विजय प्राप्त किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि समस्त जो उस समय उत्तरापथ के जितने भी शासक थे, जितने भी राजा थे, उनके साथ इन्होंने एक बैठ कर के मीटिंग की थी, यानी कि कह सकते हैं कि दरबार जो है वो इन्होंने लगाया था समस्त उत्तरापथ के। कह सकते हैं कि जो इसको जीतने के बाद कन्नौज में इन्होंने समस्त उत्तरापथ के जो राजा थे उनके साथ एक बैठक जो है वो किया था। तो हमें ऐसा वर्णन जो है वो इनके बारे में देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बारे में जो हमें तीसरा वर्णन है वह देखने को मिल जाता है कि धर्मपाल जो है वो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धर्मपाल राष्ट्रकूट शासक ध्रुव राजपूत जो शासक हैं ध्रुव, और आप देखेंगे गोविंद तृतीय, गोविंद हमें तृतीय देखने को मिले हैं, तृतीय एवं प्रतिहार शासक जो हमें प्रतिहार शासक देखने को मिलते हैं। जो प्रतिहार हमारे शासक हैं उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है नागभट्ट से पराजित हुआ था। तो यह पराजित हुआ था इन लोगों से। तो ऐसा भी वर्णन हमें जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने जो है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सारे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो इन्होंने दिया है। यानी कि आप देखेंगे कि शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो धर्मपाल ने जो है वो काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अपने शासन काल में निभाया है। तो आप देखेंगे शिक्षा के दृष्टिकोण से जो है इनका एक हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य है और महत्वपूर्ण जो कार्य है वो हमें जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि धर्मपाल ने, तो यहाँ पे हम एक हेडलाइन बना देते हैं कि धर्मपाल की शिक्षा, नहीं तो यहाँ पे कह सकते हैं शिक्षा। जो इनका शिक्षा के ऊपर उद्देश्य हमें देखने को मिला है वो काफी महत्वपूर्ण देखने को मिल गया है। तो हम पहले शिक्षा के ऊपर देखेंगे। धर्मपाल ने जो है शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जो है वह दिया था। तो मैं यहाँ पे एक कह सकते हैं यहाँ से लिखने स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमें तीन चार जो चीजें हैं, तीन चार जो पॉइंट है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से जो है वो स्टार्ट करता हूँ। धर्मपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। महत्वपूर्ण जो कार्य है वो हमें इसका देखने को मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमें यह देखने को मिल जाता है कि एक हमें पहले एक स्टेटमेंट है तारानाथ का। यानी कि आप देखेंगे कि जो तिब्बत यात्री है तारानाथ, तो आप इनके बारे में देखिएगा एक स्टेटमेंट है कि तारानाथ के अनुसार धर्मपाल ने जो हमें धर्मपाल देखने को मिले हैं, ऐसा वर्णन हमें तारानाथ का देखने को मिला है जो तिब्बती यात्री हैं उनका ऐसा है कि इसने 50 से अधिक कह सकते हैं कि जो 50 से अधिक हमें है 50 से अधिक विद्या केंद्र का जो है वो स्थापना की थी। 50 से अधिक
विद्या केंद्र की स्थापना स्थापना किया था। जो स्थापना है वो हमें किया हुआ देखने को मिल जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट जो रोल हमें देखने को मिलता है इनके बारे में, शिक्षा के बारे में, वो काफी ज्यादा हमें इम्पोर्टेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमें तीसरा पॉइंट जो देखने को मिला है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला है कि अगर आप देखेंगे कि नालंदा जो है, नालंदा को जो धर्मपाल ने नालंदा का जो है वो पुनरुद्धार करवाया था। धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार कराया था। कराया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो विक्रमशिला हमें देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि धर्मपाल ने विक्रमशिला का जो है वो भी निर्माण जो है करवाया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं वीरेंद्र विहार, आप देखेंगे कि जो वारेंद्र के सोमपुर में, यहाँ पे मैं लिखता हूं वारेंद्र, कोष्टक में आप लिख लीजिएगा सौम्यपुर, या कोष्टक में कैसे सौम्यपुर कह सकते हैं, या इसको कोष्टक में आप सोमपुर कह सकते हैं। कोष्टक में सोमपुर का बिहार का निर्माण करवाया था। हाँ, तो हमें इनके बारे में ये स्टेटमेंट जो है वह देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि हमें इनके बारे में जो सारी बातें हैं वो इसी प्रकार से जो है वह देखने को मिलती है। तो एक बार हम जो है वो उसका जो एक बार कह सकते हैं कि एक बार इसका जो फिर से जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है तभी से। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसका जो है वो रिवाइज जो है वो स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो चलिए अब हम आगे जो है वो अपने क्लास को बढ़ाते हैं, तो आगे हम इनके बारे में देखेंगे। यानी कि आप देख रहे हैं आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो राजपूत वंश है उसके ऊपर जो है वो अपनी क्लास कर रहे हैं। तो राजपूत वंश के बारे में हमने सारी बातें जो थी वो बताई थी कि राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई, इनके वंशजों के बारे में। तो हमें उसमें लगभग 5 से 6 जो वंश है वह देखने को मिल जाते हैं। चालुक्य वंश, जो कि गुजरात का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी कह सकते हैं उसको, राष्ट्रकूट वंश, चौहान वंश, पाल वंश, और कह सकते हैं जो गुर्जर प्रतिहार वंश। तो हमने इनमें से जो 4 वंश है वो देख लिया है। अब हमारा पाल वंश और चौहान वंश जो है वह अभी बाकी रह गया है। तो आज हम पाल वंश के ऊपर जो है वो अपनी क्लास जो है वो कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो संस्थापक है वो हमें गोपाल देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि पाल वंश का जो संस्थापक है वो हमें गोपाल देखने को मिलता है, और इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो हमें महिपाल देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि जो इसका वास्तविक संस्थापक है वो महिपाल हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे समस्त पाल जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को जो है वो मानने वाले थे, यानी कि बौद्ध धर्म को वो मानते थे। उसके बाद आप देखेंगे कि सभी पाल शासकों को जो है वो परम सौगात की जो है वो उपाधि धारण की है। आप देखेंगे सभी जो पाल हमें शासक देखने को मिले हैं उन्होंने परम सौगात की जो है वह उपाधि जो है वह धारण किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि सुलेमान ने पाल वंश को, यानी कि पाल वंश के शासकों को या पाल वंश को जो है वो रुहमा कहा है। यानी कि आप देखेंगे रुहमा जो है, रुहमा या धर्मा जो है वो कहा है। उसके बाद आप देखेंगे पाल वंश जो है वो गौड़ देश बंगाल में स्थित था, गौड़ देश जो है वो बंगाल में स्थित था। उसके बाद गोपाल ने अपनी जो उत्पत्ति का साक्ष्य दिया, यानी कि अपनी उत्पत्ति के बारे में जो बताया है वो हमें देखने को मिल जाता है। किसने? सूर्य वंश से या समुद्र से जो अपनी उत्पत्ति है वह हमें देखने को मिल जाता है। किसने बताया? आप देखेंगे कि ओंदपुरी एक प्रसिद्ध हमें बिहार देखने को मिला है। ऐसा कई विद्वानों ने ऐसा सुझाया है
कि यह जो कह सकते हैं कि यह जो बिहार है इसको संभवतः गोपाल ने जो है इसका जो है वो निर्माण कार्य जो है वो करवाया है। तो हमें इसके बारे में यह जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हमें जो पहले ज्ञात हमें शासक के रूप में जो देखने को मिलते हैं उनका नाम हमें धर्मपाल देखने को मिल जाता है। तो हमने गोपाल के बारे में देखा, उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने देख ली है। अब उसके बाद हम धर्मपाल के बारे में जो है वो अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक का जो इनका टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी जो उपाधि हमें देखने को मिल जाती है वो परम सौगात की देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि समस्त जो पाल वंश के शासक है उन्होंने परम सौगात की जो है उपाधि उसको जो है वह धारण किया है। उसके बाद हमें इनकी दूसरी जो उपाधि देखने को मिली है वो परमेश्वर की देखने को मिली है। यानी कि आप देखेंगे जो इनकी दूसरी उपाधि हमें देखने को मिल जाती है वो परमेश्वर की देखने को मिली है। उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो तीसरी उपाधि हमें देखने को मिलती है वो विक्रमशील की देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो विक्रमशील की उपाधि है वो हमें इनकी उपाधि देखने को मिल जाती है। धर्मपाल के समय में ही जो हमें त्रिपक्षीय संघर्ष था, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष था उसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल के शासनकाल में ही हमें हुआ देखने को मिल जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष में आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश हमें देखने को मिल जाता है जो कि दक्षिण भारत से जो है उसमें कूदा हुआ था। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप बता के प्लीज उस क्लास को देख लीजिएगा तो आपको राष्ट्रकूट वंश के बारे में सारी बातें जो है वो पता चल जाएंगी। उसके बाद हमने बताया था कि पाल वंश है, पाल वंशों के बारे में हमने आपको बताया कि जो पाल वंश है उसमें भी हमें कह सकते हैं कि जो पाल वंश है वो भी इस जो युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया है, तो हमें इनके बारे में भी देखा। इस प्रकार से हम पाल वंश के बारे में जो है वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज देखेंगे त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो हमें देखने को मिल जाता है। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का जो प्रारंभ है वह धर्मपाल के शासनकाल में हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि हम यह सारी बातें जो है वो पाल वंश के सेंटेंस में बात कर रहे हैं, ना कि किसी और वंश की। तो आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि धर्मपाल के ही शासनकाल में जो पाल वंश के शासक हैं उन्होंने जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो भाग लिया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। धर्मपाल जो है इन्होंने कुछ समय के लिए, यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने कुछ समय के लिए कन्नौज पे जो है अपना आधिपत्य जो है उसको स्थापित किया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तरापथ के जो हमें कह सकते हैं कि उत्तरापथ के जो आसपास के जितने भी शासक थे उनको इन्होंने अपने राज दरबार में बुलाया था, यानी कन्नौज में बुलाया था। और उनके साथ जो है एक अपना सभा जो है वो मंडल जो कह सकते हैं, मित्र मंडल कह सकते हैं, सभा कह सकते हैं, जो एक सामूहिक चर्चा थी वो उन्होंने उनके साथ किया था। आप देखेंगे कि जो धर्मपाल है वो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और जो गोविंद तृतीय हैं और प्रतिहार शासक जो हमें नागभट्ट देखने को मिल जाते हैं इनसे यह पराजित हो गए थे, यानी इनसे यह पराजित हो गए थे। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिल जाते हैं। ये बात तो रही इनके जो सामाजिक और इनके बाकी के जीवन, राजनीतिक जो जीवन था उसके बारे में हमने देखा। लेकिन आपको बता दूं कि धर्मपाल ने शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य था वो किया था। यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है वो शिक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने किया है। हमें इनके बारे में ये भी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो धर्मपाल है धर्मपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है वो किया है। आप देखेंगे एक तारानाथ हमें इतिहासकार मिले हैं जो कि तिब्बत के हैं। तिब्बत के इतिहासकार जो तारानाथ है, विद्वान कह सकते हैं, यात्री कह सकते हैं, माफी चाहूंगा, तिब्बत के जो विदेशी यात्री हैं तारानाथ, उनके अनुसार एक हमें धर्मपाल के बारे में एक स्टेटमेंट देखने को मिल जाता है, एक तथ्य देखने को मिल जाता है, एक वर्णन देखने को मिल जाता है जिसमें ऐसा कहा गया है कि धर्मपाल ने 50 से अधिक, यानी कि आप देखेंगे 50 से अधिक जो विद्या केंद्र था उसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने अपने शासनकाल में किया था, यानी कि अपने शासनकाल में किया था। उसके बाद आप देखेंगे कि जो दूसरा स्टेटमेंट हमें देखने को मिल जाता है, इनके बारे में जो तथ्य देखने को मिल जाते हैं वो यह है कि धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार जो है वो कराया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। उसके बाद आप देखेंगे धर्मपाल के शासनकाल में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, आप देखेंगे कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो एक विश्वविद्यालय, विख्यात विश्वविद्यालय हमें देखने को मिल जाता है। तो प्राचीन काल में आप देखेंगे तो हमें 4 से 5 ऐसे विश्वविद्यालय देखने को मिल जाते हैं जो दुनिया भर में विख्यात थे। आप देखेंगे नालंदा है, उसके बाद आपको तमाम ऐसे जो विश्वविद्यालय हैं जिनका वर्णन हमें प्राचीन इतिहास में देखने को मिल जाता है। मैं एक बार इन सभी के ऊपर जो है एक अपना अलग से जो है वो क्लास देने का आपको प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में देखेंगे। पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं वारेंद्र सोमपुर में बिहार का जो निर्माण है वह इन्होंने कराया था। तो हमें इनके बारे में ये सारी वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इनके बाद जो हमारे अगले शासक देखने को मिले हैं वो शासक कौन है, तो हम उनके ऊपर जो है वो अपनी क्लास की जो है वह
अब जो चर्चा है वह हम करेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि धर्मपाल के बाद हम अब दूसरे शासक के ऊपर, जो इस वंश के शासक हैं उनके ऊपर जो है वह अपना क्लास जो है वह करेंगे। तो हमें इनके बारे में जो वर्णन है वह देखने को मिल जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो ले सकते हैं। आप अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके पढ़ाई के दृष्टिकोण से जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम जो है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हम अपने अगले शासक यानी कि आप पाल वंश के जो हमारे अगले शासक हैं, अब हम उनके ऊपर जो है वो अपना क्लास जो है वो आगे है वो बढ़ाएंगे। एक पॉइंट जो था वो अभी हमारा जो धर्मपाल के बारे में वो छूट गया है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। इनके दरबार में बौद्ध लेखक यानी कि आप देखेंगे कि बौद्ध लेखक जो हरिश्चंद्र थे, यानी कि आप देखेंगे हरिभद्र जो थे वह इनके संरक्षण में थे। यानी कि आप देखेंगे कि इनको जो संरक्षण था वो इन्होंने प्रदान किया हुआ था। इनके बारे में हमें ये स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे धर्मपाल के बारे में, यानी कि जो धर्मपाल है हम इनके बारे में देखेंगे। धर्मपाल के बारे में देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो धर्मपाल हमें सॉरी माफ कीजिएगा, धर्मपाल नहीं होगा, देवपाल होगा। मैं पहले ही कंफ्यूज था कि ये धर्मपाल नहीं होगा, क्योंकि धर्मपाल के बारे में तो अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे देवपाल के बारे में। देवपाल के बारे में अब हम देखेंगे इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो टाइम पीरियड कब से कब तक का है। आप देखेंगे कि 810 से लेकर के 850 ईस्वी तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक, 50 ईस्वी तक जो है वो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे वर्णन इनके बारे में हमें सारी जानकारी जो है, इन्होंने जो अपनी राजधानी है इन्होंने मुंगेर में स्थापित कर दी थी। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कन्नौज में, देखिए पहली हमें बंगाल में देखने को मिली थी जो कि वहां पे थी, दूसरी हमें कन्नौज में देखने को मिली थी, और जो तीसरी है वो इन्होंने हस्तांतरित कर दी सॉरी माफ कीजिएगा, इन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित किया था। तो हमें इनके बारे में ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखने को मिल जाती है कि इन्होंने अपना जो है वह राजधानी जो है वो मुंगेर में स्थापित किया। यह पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक है। यह पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। यह पाल वंश के सबसे ज्यादा जो हमें प्रतापी शासक है वह देखने को मिल जाता है। इनके बारे में जो ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है, इनका जो साम्राज्य था, इनके शासनकाल में पाल वंश आप देखेंगे कि ओडिशा, असम में और ओडिशा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ओडिशा होगा, ओडिशा, असम, सुदूर दक्षिण में आप देखेंगे जहां पे सुदूर दक्षिण में कांची में आप बता दीजिए कि कांची में पल्लवों के रामेश्वरम मंदिर तक आप देखेंगे जो इनका साम्राज्य था वो फैल गया था।
पल्लवों के रामेश्वरम मंदिर तक इनका साम्राज्य फैल गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है जो मैंने आपको बताया कि इनका जो साम्राज्य था वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ हमें देखने को मिलता है। इन्होंने, आपको बता दूं कि जो देवपाल हैं, देवपाल ने हुडो और आप देखेंगे हुडो का, और जो हुड है, हुड द्रविड़ों और गुर्जरों का, हुड द्रविड़ों और गुर्जरों का अहंकार को वो तोड़ा था। तो हम इनके बारे में जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वह देखने को मिल जाता है कि इन्होंने इन सभी का जो कह सकते हैं कि जो घमंड था इसको तोड़ा था। तारानाथ ने इनके बारे में ऐसा वर्णन दिया है कि आप देखेंगे कि जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिब्बती यात्री तारानाथ के अनुसार इसने बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित किया था। इसने बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित किया था। तो इनके बारे में यह वर्णन हमें जो है वह देखने को मिल जाता है। एक हमें कह सकते हैं कि अज्ञात एक हमें अभिलेख देखने को मिला है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है अनकोरा का अभिलेख। अनकोरा यहाँ पे कोष्टक में आप अज्ञात कर लीजिएगा का अभिलेख में हमें ऐसा वर्णन जो है अनकोरा के अभिलेख में हमें जो ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, इसमें महेंद्र पाल को जो है वह देवपाल का पुत्र बताया गया है। महेंद्र पाल को देवपाल का पुत्र बताया गया है। तो हमें इनके बारे में यह वर्णन जो है वह देखने को मिल जाता है कि इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। आप देखेंगे कि देवपाल का जो सेनापति था, जो हमें देवपाल का सेनापति देखने को मिलता है, वो इनका ही जो चचेरा भाई था वो हमें देखने को मिलता है जयपाल। तो यहाँ पे आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। देवपाल का सेनापति इनका चचेरा भाई इनका जो चचेरा भाई था जयपाल था। इनका चचेरा भाई जयपाल था जिसने इनके साथ कई युद्ध लड़े जिसमें इन्होंने विजय जो है वो प्राप्त की है। तो हमें ऐसा वर्णन इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिले हैं, यानी कि देवपाल के बाद जो हमें शासक देखने को मिले हैं, इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिले हैं, इनके बारे में ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि इनके बाद विग्रहपाल जो है, विग्रहपाल है, नारायण पाल
नारायण पाल हमें देखने को मिल गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे राज्यपाल, राज्यपाल गोपाल द्वितीय, गोपाल द्वितीय, जो गोपाल द्वितीय हैं वो इनके बाद शासक हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे विग्रह पाल द्वितीय, पाल द्वितीय क्रमशः शासक हुए हैं। शासक हुए हैं। हुए हैं तो हमें इनके बारे में जो वर्णन है वह देखने को मिल जाता है कि ये इनके बारे में क्रमशः शासक जो है वह हुए हैं, तो इनके बारे में ये सारी वर्णन जो है वह हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे कि जो हमें इस वंश के अगले शासक देखने को मिले हैं वो महेंद्र पाल देखने को मिले हैं। आप देखेंगे कि महिपाल जो है वह इस वंश के शासक, हमें दूसरे जो शासक के रूप में जिनके बारे में जानकारी हमें देखने को मिलती है वो महिपाल है। तो आप एक बार जो इनका एक बार रिवाइज है वो मैं आपको करवा देता हूं, ताकि आपको जो है तो मैं इसको साफ करके आगे जो है वो इस वंश को जो है वो हम खत्म करने की ओर जो है वो बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो पाल वंश है उसके ऊपर जो है वो अपनी क्लास कर रहे हैं। तो पाल वंश की एक जो शाखा थी उसके ऊपर हमने क्लास किया है, तो हमने सारी बातें उसके बारे में पहले ही आपको बता दी। उसके बाद जो हमें शासक देखने को मिले हैं वह देवपाल देखने को मिले हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो महिपाल है, जो देवपाल है, जो धर्मपाल के बाद के जो शासक हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो धर्मपाल है उनके बाद हमें पाल वंश में देवपाल नामक एक शासक जो है वो देखने को मिले हैं। तो हम इनके ऊपर चर्चा है जो कर रहे हैं। तो देवपाल जो है वो 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक जो है वो शासक थे और बने हुए थे, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने जो है वो अपनी राजधानी को जो है वो मुंगेर में जो है वो स्थापित किया था। यानी कि आप देखेंगे कि जो देवपाल है इन्होंने अपनी राजधानी को जो है वो मुंगेर में स्थापित किया था। यह पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक या कह सकते हैं महान शासक जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं कि जो देवपाल है वो पाल वंश के सबसे महान शासक देखने को मिले हैं। इनके शासन काल में पाल वंश जो था वो ओडिशा, असम, सुदूर दक्षिण में काची पल्लव के जो रामेश्वर मंदिर है वहां तक जो है वो उनका साम्राज्य जो है वो फैल गया था। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि देवपाल ने हुड़ों और द्रविड़ों का और गुर्जर प्रतिहारों का जो है वो अहंकार जो है उसको तोड़ा था, अहंकार को तोड़ा था। तारानाथ एक जो तिब्बती इतिहासकार है या कह सकते हैं यात्री है, तिब्बती यात्री है, इनको जो है वो बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापित करने वाला ऐसा जो है वो उपाधि दी है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित किया है। तो ऐसी जो वर्णन है वो हमें इनका देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि आनकोरा एक अज्ञात हमें अभिलेख देखने को मिलता है जिसमें महेंद्र पाल को जो है वो देवपाल का पुत्र बताया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि जो महेंद्र पाल के बारे में हमने देखा था वो देवपाल का जो है वो पुत्र था। आप देखेंगे कि देवपाल के जो सेनापति हमें देखने को मिले हैं उनके चचेरे भाई जो जयपाल हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने इनके समस्त युद्धों में आप देखेंगे कि जो भी इनके युद्ध अभियान हुए हैं उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया था और उसके बाद उसमें इनको विजय की प्राप्ति जो है वो करवाई थी। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि विग्रह पाल जो है नारायण पाल है और उसके बाद राज्यपाल है, गोपाल द्वितीय है, विग्रह पाल द्वितीय है, क्रमशः जो है वो शासक हमें देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा और अब हम देखेंगे इनके बाद जो महिपाल है। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमें अब महत्वपूर्ण शासक देखने को मिले हैं वो है महिपाल। महिपाल जो है वो हमें क्रमशः शासक जो है वह देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तब मैं जो है अपने क्लास को जो है वो आगे बढ़ाने का जो है वो प्रयास करता हूं। तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट जो है इसका ले लीजिएगा। तो चलिए हमें अब जो है वो अपने क्लास को आगे जो अगले शासक हैं उनके ऊपर जो है वो निर्धारित करना है। तो अब जो हमारे शासक हैं, अगले शासक हैं, उनका नाम जो हमें देखने को मिलता है वह है महिपाल। महिपाल है, इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है
इनका जो टाइम पीरियड, माफ कीजिएगा, इनके टाइम पीरियड में जो है वो बहुत ज्यादा हमें कमियां देखने को मिली है। इस कारण से इनका जो एक निर्धारित टाइम पीरियड है वो हमें देखने को नहीं मिलता। आप देखेंगे कि इसी के शासनकाल में जो राजेंद्र चोल है, जो राजेंद्र चोल है, एक इनके कह सकते हैं शासनकाल से हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है वो चोल वंश की जो जानने को है वो मिलेगी। तो आपने अगर चोल वंश को, मैंने जो अपनी क्लास बताई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको उसके बारे में जो सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाए। तो इसी के समय में आप देखेंगे कि राजेंद्र चोल के नेतृत्व में जो राजेंद्र चोल की सेना है चोल वंश की, तो आप देखेंगे कि विक्रम चोल के नेतृत्व में जो है इनके जो है 1023 ईस्वी में जो है इनके राज्य पे जो है वो आक्रमण होता है। जो इस आक्रमण की विजय के बाद जो है वो राजेंद्र चोल जो है वो चोल गंग चोलपुरम ऐसा नामक एक जो उन्होंने उपाधि जो है धारण की है, गंगय चोलपुरम जो है कि उपाधि जो है उन्होंने धारण की है। एक नगर का जो है वो निर्माण भी उन्होंने किया था, ऐसे कोंडपुरम करके कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो वो ऐसा जो उपाधि है उन्होंने धारण की थी। तो आप देखेंगे इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र चोल ने अपनी जो कह सकते हैं कि बंगाल से जो गंगा जल लाने की जो कह सकते हैं प्रक्रिया थी उसको प्रारंभ किया था। तो राजेंद्र चोल ने अपनी कह सकते हैं कि विक्रम चोल के नेतृत्व में विक्रम चोल के नेतृत्व में जो है वो अपना एक कह सकते हैं कि बंगाल जो अभियान था वो किया था, बंगाल का अभियान जो है वो किया था। बंगाल का अभियान किया था। जो बंगाल का अभियान है वो इन्होंने अपने में किया था, और इस बंगाल के अभियान को जो सफलता हमें देखने को मिलती है वो गंगा जी का कह सकते हैं कि गंगा नदी का जो है वो जल जो है वो लेने के लिए ये अभियान किया गया था, ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक हमें चोलपुरम में एक हमें कह सकते हैं कि जो राजेंद्र चोल है इनके द्वारा एक कह सकते हैं तालाब का जो है वो निर्माण किया जाता है, जिसको कह सकते हैं कि गंगय चोलपुरम ऐसा करके एक गंगय कोंड चोलपुरम, सॉरी माफ कीजिएगा, गंगय कोल्ड चोलपुरम की जो है वो उपाधि राजेंद्र चोल ने धारण की थी, और एक गंगय कोंड कह सकते हैं गंगय कुंड की जो है वो निर्माण करवाया था। उसमें इन्होंने बंगाल से जो है वो गंगा जल जो है वो जा करके अपने राज्य में जो है वो स्थापित किया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस विजय में, इस अभियान में जो है वह महिपाल जो है वो पराजित हो जाते हैं। विक्रम चोल जो है दंड, आप देखेंगे कि जो विक्रम चोल है इस युद्ध में, इस अभियान में विक्रम चोल महिपाल को हराकर गंगा जल लेकर जाता है, और वहां पे गंगा कोंड यानी आप देखेंगे गंगा जल हराकर गंगा जल चोल राज्य में ले जाता है। चोल राज्य में ले जाता है। तो हमें इनके बारे में जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे सारनाथ लेख में
काशी को काशी पर महिपाल का नियंत्रण बताया गया है। नियंत्रण बताया गया है तो हमें इनके बारे में यह वर्णन देखने को मिल जाता है कि एक सारनाथ लेक है, उस पर काशी को महिपाल के अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद आप देखेंगे क्रमशः जो शासक हमें देखने को मिलते हैं, इनके बाद हमें क्रमशः जो शासक देखने को मिलते हैं उसमें नायलन, यानी कि आप देखेंगे एक हमें शासक का नाम देखने को मिलता है नयपाल, विग्रहपाल तृतीय है। ये इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि विग्रहपाल यह तृतीय है, विग्रहपाल तृतीय। उसके बाद आप देखेंगे कि विग्रहपाल के बाद महिपाल द्वितीय, उसके बाद रामपाल हमें देखने को मिलते हैं, रामपाल देखने को क्रमशः शासक जो है वो होते हैं। तो हम रामपाल के बारे में देखेंगे। रामपाल के बारे में हमें 2-3 तथ्य जो है वो इंपॉर्टेंट है इनके शासन काल में, तो हम इसके ऊपर जो है एक बार चर्चा जो है वो कर लेंगे, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट हमें शासक के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो रामपाल के बारे में आप देखेंगे, रामपाल आप देखेंगे कि रामपाल के ऊपर एक रचना जो है वो हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि आप देखेंगे संध्याकर नदी का जो है एक रचना है वो रामपाल में देखने को मिलता है। सॉरी माफ कीजिएगा, रामपाल के ऊपर संध्याकर नदी का एक रचना है जिसका नाम है रामचरित्र। यहां पे मैं लिख देता हूं कि रामपाल के ऊपर एक रचना संध्याकर नदी द्वारा की संध्याकर नदी द्वारा रामपाल चरित्र की रचना की गई है। इस रचना की सबसे महत्वपूर्ण बताऊं कि रामपाल को प्रभु राम के बराबर, रामपाल को श्री राम के बराबर, रामपाल को श्री राम के बराबर तथा संध्याकर नदी ने अपने आप को, स्वयं को, यानी कि संध्याकर जो नदी है उन्होंने स्वयं को वाल्मीकि के बराबर जो है वो रचना की है, तथा स्वयं को वाल्मीकि कहा है। तो हमें इनके बारे में ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो रामपाल है इन्होंने राष्ट्रकूटों के मदद से रामपाल राजपूतों की मदद से, जो राजपूत हैं उनकी मदद से इन्होंने जो है वो करवत वंश को हराया था। यानी कि आप देखेंगे करवत वंश के भीम वीरेंद्र को, यानी कि आप देखेंगे इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वारेंद्री को
को हराया था। तो हम इनके बारे में यह जानकारी जो है वो देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि रामपाल जो है, इनकी जो मृत्यु है, इनके मामा की मृत्यु के बाद, यानी कि आप देखेंगे कि जो रामपाल है, इनकी जो मृत्यु है यह काफी इंपॉर्टेंट है। रामपाल की मृत्यु इनके एक मामा थे जो कि अंग के शासक थे, तो उनकी जब मृत्यु हो जाती है, उनके मृत्यु से दुखी होकर यह जो है वो अपना जो है एक मुंगेर के पास जो एक गंगा नदी है उसमें यह डूब कर जो है वो अपनी हत्या कर देते हैं, यानी कि इन्होंने आत्महत्या जो है वो कर लिया था। तो इन्होंने अपने मामा की मृत्यु जो है वो मुंगेर के पास गंगा नदी में डूब कर लिया था। यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो मामा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनसे इतने ज्यादा इनका लगाव था कि उससे दुखी होकर इन्होंने मुंगेर के पास जो गंगा नदी था उसमें इन्होंने डूब कर जो है वो अपनी हत्या जो है वो आत्महत्या जो है वो इन्होंने कर दिया था। तो इनके बारे में ऐसा वर्णन हमें जो है वह देखने को मिल जाता है। तो एक बार हम फिर से जो है इन दोनों के बारे में जो है वो एक विस्तृत जो जानकारी है वो देख लेते हैं, एक बार वर्णन जो है वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, हम महिपाल के ऊपर जो है वो अपनी चर्चा कर रहे थे, यानी कि महिपाल के ऊपर जो पाल शासक है महिपाल, उनके ऊपर जो है वो हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि देखेंगे इनके शासन काल में आप देखेंगे कि चोल शासक जो राजेंद्र चोल थे, इन्होंने विक्रम चोल के नेतृत्व में एक बंगाल में जो है वो अपना अभियान किया था। मैंने चोल जब वंश पढ़ाया तो उसमें ये सारी बातें जो है वो सारी विजयों के बारे में जो है वो मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आप देखेंगे इस विजय अभियान को विक्रम चोल ने महिपाल को हराकर और गंगा जल को लेकर के अपने राज्य में, चोल राज्य में चले जाते हैं, और वहां पे इन्होंने गंगा कोंड की जो है एक कह सकते हैं गंगा कोंड नामक एक तालाब का जो है वो निर्माण करते हैं। और जो राजेंद्र चोल है वो गंगा कोंड चोलपुरम नामक एक नगर का जो है वो निर्माण करते हैं, ऐसा भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। और गंगा कोंड की जो है उपाधि वो धारण करते हैं, ऐसा भी वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सारनाथ लेक है उसमें हमें महिपाल जो काशी है, काशी पर महिपाल का जो नियंत्रण है वह देखने को मिल जाता है, ऐसा वर्णन हमें उस पर देखने को मिलता है कि जो सारनाथ लेक है उसमें काशी का जो नियंत्रण है वो महिपाल के ऊपर था, तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि नयपाल, विग्रहराज तृतीय, महिपाल द्वितीय और रामपाल जो है वो शासक होते हैं। तो इसमें से रामपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जो ये संध्याकर नदी द्वारा रचित एक रामपाल चरित्र जो हमें देखने को मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण तथ्य जो है वह देखने को मिल जाता है। तो आप देखेंगे कि रामपाल के ऊपर एक रचना की गई है। रामपाल में आप देखेंगे तो रामपाल के ऊपर एक रचना की गई है जो कि संध्याकर नदी द्वारा की गई है। संध्याकर नदी एक विद्वान है, एक कह सकते हैं ऋषि है, जिन्होंने इस रचना को किया है। तो उन्होंने रामपाल चरित्र की रचना की है। रामपाल को जो है वो श्री राम के समान बताया है, और अपने आप को वाल्मीकि के समान मान करके जो है इन्होंने रामपाल चरित्र जो है उसकी जो है वो रचना इन्होंने की है। आप देखेंगे कि रामपाल जो है इन्होंने राष्ट्रकूटों की मदद से जो है वो कैवत वंश के भीम वारिंदी को जो है वो हराया था, तो ऐसा वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि रामपाल की जो मृत्यु हुई है उसका वर्णन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके एक मामा थे जो कि अंग के शासक थे, उनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। उस मृत्यु के दुख के कारण जो है यह गंगा नदी में, यानी कि आप देखेंगे कि मुंगेर के पास जो गंगा नदी है उसमें इन्होंने डूब करके आत्महत्या जो है वो कर लिया था। तो इस प्रकार से जो हमारा पाल वंश था वो आज की क्लास में संपन्न हुआ, और हमने पाल वंश के बारे में जो सारी बातें थी वो देख ली है। तो यानी कि अब इसके बाद का जो हमारा क्लास होगा वो हमारा चौहान वंश के ऊपर होगा। यानी कि आप देखेंगे जो हमारा इसके बाद जो हमारा वंश होगा वो हमारा चौहान वंश होगा। चौहान वंश के ऊपर हमारा जो अगला क्लास होगा वो चौहान वंश के ऊपर आधारित होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप जरूर उसके बारे में जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।